हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरेंद्र तिवारी और आज के वीडियो लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे पूरे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023 को थ्रू एमसीक्यू, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे बीपीएससी सीएससी एग्जाम्स के लिए कंबाइंड रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि प्री की बात करें तो यहाँ से 6 से 7 प्रश्न सीधे सीधे या एनालिटिकल रूप में पूछे जाते हैं, वहीं मेंस के लिहाज से तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो इफ़ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 69 बीपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू द लास्ट। और इतना ही नहीं, बिहार जो टीचर का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी जो कंडक्ट कराने वाली है, बीएसएससी बीपीएसएससी या बिहार गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू द लास्ट। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023 रिवीजन थ्रू एमसीक्यू। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारा पहला जो प्रश्न है वह है वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी थी। तो देखिए यहाँ पे स्थिर मूल्यों पर पूछ रहा है, बेस ईयर पे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। देखिए ये लेक्चर लाने का जो मेन उद्देश्य है केवल फैक्चुअल जानकारी प्रोवाइड करना नहीं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और आप एग्जामिनेशन में कैसे मतलब इंक्लाइन हो जाते हो एरर के तरफ, इससे बचना कैसे है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। जल्दी जल्दी से बच्चे पूछते हैं अजय 2021-22 में पूछ रहा है जीएसडीपी की वृद्धि दर, चलो मार देते हैं कितना है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है बेस ईयर पे, स्थिर मूल्य पे, ठीक है। बेस ईयर और वर्तमान प्राइस, जो करंट प्राइस होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं, मार्केट प्राइस अलग अलग होते हैं। बेस ईयर में आपको इन्फ्लेशन समायोजित होता है जबकि करंट प्राइस में नहीं होता है, उसमें इंक्लूडेड होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है 10.98% के बराबर जो है जीएसडीपी की ग्रोथ रेट रही 2021-22 के दौरान, ठीक है। अगला प्रश्न है 2021-22 में स्थिर मूल्य पर, फिर स्थिर मूल्य पर पूछ रहा है राज्य की जीएसडीपी कितनी थी। आपके ऑप्शंस हैं 6,75,448 करोड़, 6,14,431 करोड़, 4,28,065 करोड़, एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 4,28,065 करोड़ रुपए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बेस ईयर पे पूछ रहा है न कि वर्तमान मूल्य पे। और दोनों प्रश्न का डिटेल एनालिसिस करते हैं। देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था ऑब्वियस यू नो अबाउट दैट कि कोविड-19 के वजह से सबको मतलब निगेटिव ग्रोथ हुआ, सबने निगेटिव ग्रोथ हासिल करा। बिहार भी 2020-21 की बात करें तो इसके जीएसडीपी में जो है -3.2% की ग्रोथ रेट रही। वहीं जो है इससे यह उभर कर इस बार मतलब आगे आया है और 2021-22 में जो है यह 10.98% की इसमें ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई है। वहीं यदि बात करें 2021-22 में, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.68% थी। बिहार देश का अपेक्षाकृत कम आय वाला मतलब राज्य है, आप सबको पता है। त्वरित अनुमान के अनुसार 2021-22 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर, देखिए ये कितना बता रहा है, वर्तमान मूल्य पे बता रहा है 6,75,448 करोड़ रुपये। वहीं 2021-22 में स्थिर मूल्य पर 4,28,065 करोड़ रुपये के बराबर था। वहीं 2021-22 में राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद, अब नीचे कमेंट करके बताओ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, उसका डेफिनेशन बताओ, नीचे लिख देना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है ना, जो बिहार बजट में आते हैं या बिहार इकोनॉमिक सर्वे में या यूं कहे बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में आते हैं, आपको याद होने चाहिए इसका डेफिनेशन, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की स्टैटिक पॉइंट है, स्टैटिक टॉपिक हैं, ये तो पता ही होना चाहिए। जब तक आप इसको पता नहीं करोगे तब तक आगे की चीज़ों को आप नहीं समझ पाओगे। तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें वर्तमान मूल्य पर ये 6,14,431 करोड़ रुपये, और स्थिर मूल्य की बात करें तो ये 3,82,274 करोड़ रुपये के बराबर था। वहीं देखिए इसे मिटा देता हूं तो फिर वहीं आगे बताया गया है कि इस प्रकार फलतः बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना हो गया 54,383 रुपये, और स्थिर मूल्य जो कि बेस ईयर मापा जा रहा है अभी 2011-12, इस पर कितना है 34,465 रुपये के बराबर है। तो ये ध्यान में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। राज्य में प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जीएसडीपी में सर्वाधिक, ये सर्वाधिक नहीं सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक योगदान करने वाले 2 उप क्षेत्र हैं, पशुधन मत्स्य खेत एवं जल कृषि।
पहला हमारा ऑप्शन है, कथन है। दूसरा है जीएसडीपी में वर्ष 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 21.2% के बराबर रहा। तीसरा ऑप्शन है 2021-22 में राज्य के जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा गिरा है। चौथा ऑप्शन एक से अधिक और पांचवा निम्न में से कोई नहीं। तो ये एनालिटिकल प्रश्न है। देखिए, आपको फैक्चुअल जानकारी तो होनी ही चाहिए और साथ में आपको ट्रेंड भी एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक ट्रेंड एनालिसिस नहीं करोगे तो ये वाला प्रश्न आपसे हो नहीं पाएगा। आप ट्रेंड एनालिसिस यदि डिटेल एनालिसिस किए होंगे, और देखिए जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे जब रिलीज हुआ था तो डिटेल एनालिसिस वीडियो उसका अपलोड किया जा चुका है। बिहार बजट रिवीजन थ्रू एमसीक्यू और बिहार बजट एनालिटिकल वाला वीडियो, सारा तीनों वीडियो अपलोड किया जा चुका है। नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके जरूर देख लेना। ठीक है, आपको पछताना ना पड़े बाद में बच्चे रो के कॉल करते हैं मेरे पास जब प्री एग्जाम हो जाता है, सर आपने ये कहा था, ऐसे ही प्रश्न पूछा, काश मैंने कर लिया होता। ठीक है, 67 में भी बहुत बच्चों को मैंने समझाया था, 68 में भी, तो बात मानते नहीं है, फिर बाद में रोने लगते हैं। तो ऐसे बात मत करो आप। देखिए, सफलता तभी आपको हासिल होगी जब असफलता के लिए सारे द्वार आप बंद कर दोगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेहनत करने का टाइम है, पसीना बहाने का टाइम है। तो यदि आप मेहनत करोगे तो श्योर आपको सफलता मिलेगी। स्ट्रैटेजिकली समय का सदुपयोग करो और स्ट्रैटेजिकली जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको करो। जो बीपीएससी का मूल डिमांड है, बीपीएससी किस तरीके का प्रश्न पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करो, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन ये इसमें देखिए, पहला और दूसरा इसका ऑप्शन जो है वह सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ना कि 2021-22 में राज्य के जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा गिरा है। बिल्कुल नहीं, ये ही तृतीय क्षेत्र ही एक ऐसा हिस्सा है जिसमें ग्रोथ हुआ है, इसका हिस्सेदारी बड़ी है राज्य के जीएसडीपी में, बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी यह जो है ये घटी है। तो ए और बी दोनों सही हैं और सी गलत है। तो सही उत्तर होगा एक से अधिक। अब इसका डिटेल एनालिसिस देख लो। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करने वाले दो उपक्षेत्र पशुधन, मत्स्य खेत एवं जल कृषि हैं। वृद्धि दरें 2017-18, 2021-22 की बात करें तो क्रमशः इसमें पशुधन में 9.5% और मत्स्य खेत और जल कृषि की बात करें तो 6.7% के बराबर रही है। हालांकि खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में ये 9% की उच्च दर से वृद्धि हुई है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो विद्युत, गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं 2017-18 और 2021-22 के बीच 14.5% के उच्च वृद्धि दर से इसमें मतलब ग्रोथ रेट हुआ है। वहीं 2017-18, 2021-22 के बीच तृतीय क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले मतलब क्षेत्र हैं वायु परिवहन 10.5% के हिसाब से इसमें ग्रोथ हुआ है। भंडारण 21.3%, वित्तीय सेवाएं 12.6% और लोक प्रशासन 9.3% के लिहाज से। तो ये देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखना। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रमुख क्षेत्रों के हिस्से के बाद की बात करें तो 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2020-21 के बनिस्पत 21.4% से घटकर 21.2% रह गया है। ये आ गया मुख्य पॉइंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। द्वितीय क्षेत्र में थोड़ी गिरावट आई है 2020-21 में 19.3% थी, वहीं 2021-22 में यह 18.1% के बराबर रह गया है। वहीं 2020-21 और 2021-22 के बीच तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 59.3% से बढ़कर 60.7% के बराबर हो गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, केवल तृतीय क्षेत्र में ग्रोथ देखा गया है, बाकी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का ग्रोथ जीएसडीपी के लिहाज से इसमें घटा है। ठीक है, यहीं प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से देखें तो सबसे प्रसिद्ध मतलब समृद्ध जिला पटना है, उसके बाद बेगूसराय और मुंगेर का स्थान आता है, और निचले से तीन को देखें तो सबसे कम जो है वह शिवहर का है, उसके बाद अररिया और सीतामढ़ी का स्थान आता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से राज्य का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? पहले ही डिटेल एनालिसिस में मैंने बता दिया, तो इसका सही उत्तर होगा पटना, बी। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार गत 5 वर्षों 2017-18, 2021-22 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की वृद्धि दर कितने के बराबर थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2017-18 और 2021-22 के दौरान कृषि और जो एलाइड एफिलिएटेड सेक्टर हैं उनका ग्रोथ रेट कितना था? आज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023
आपके ऑप्शन है 5, 6, 7, एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा 5% के लिहाज से जो है ग्रोथ रेट हुआ। अब इसका एनालिसिस करें। देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एग्रीकल्चर काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। गत 5 वर्षों की बात करें 2017-18 से 2020-21 के दौरान, तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि लगभग 5% के बराबर थी। कुल मिलाकर 2020-21 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का 20% हिस्सा था और 2021-22 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि के उप क्षेत्रों का योगदान लगभग फसल क्षेत्र का 11.1%, पशुधन लगभग 6%, 6.5% के बराबर, मत्स्य खेत और जल कृषि 1.8% के बराबर था। 2020-21 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.5% था, जबकि फसल सघनता 1.44 थी। वहीं 2021-22 में राज्य में कुल 181 लाख टन अनाजों का उत्पादन हुआ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेंस में भी पूछता है तो वहाँ जो है इन सारे फॉर्डर्स का आप यूज कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि 2020-21 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना था? नेट शोन एरिया अभी हमने बताया था, यहाँ पे बता दिया है। शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.5% के बराबर रहा। तो आपका सही उत्तर होगा बी, 50.5%। कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है मैंने इसमें अराइज करके इनपुट दिया है। अगला प्रश्न है 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का योगदान कितना था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में जो ग्रॉस जीवीए है उसमें कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का योगदान कितना है? 11.1, 20%, 21%, एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा 20% के बराबर था। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है राज्य सरकार बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत कृषि आधारित नए उद्योगों की स्थापना और मौजूद इकाइयों के क्षमता विस्तार, मतलब मौजूदा इकाइयों के क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए व्यक्तिगत निवेशकों को डैश और कृषि उत्पादक कंपनियों को डैश सब्सिडी दे रही है। कितना कितना फीसदी सब्सिडी दे रही है? यदि कोई व्यक्तिगत इन्वेस्टर है, पर्सनल इन्वेस्टर, उसको कितना सब्सिडी मिलेगा, और कोई कंपनी यदि इन्वेस्ट कर रही है तो उसको कितनी सब्सिडी मिलेगी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 10 और 15%, 15 और 25%, 20 और 25%, एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा बी, 15 और 25%। व्यक्तिगत इन्वेस्टर को 15% का सब्सिडी मिलेगा और जो कंपनियां हैं उनको 25% की सब्सिडी मिलेगी। अगला प्रश्न है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत केंद्रित 7 उत्पादों में से नहीं है। तो जो हाईली सेंट्रलाइज उत्पाद हैं, जिस पे बिहार सरकार सबसे अधिक 7 ऐसे उत्पाद हैं जिस पे बिहार सरकार फोकस कर रही है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत, तो इनमें से कौन नहीं है? मखाना, मक्का, औषधीय पौधों, एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए उपरोक्त तीनों हैं, मखाना, मक्का और औषधीय पौधे। ठीक है, तो एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लो। राज्य सरकार बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति का क्रियान्वयन कर रही है, जिसमें कृषि आधारित नए उद्योगों की स्थापना और मौजूद इकाइयों के क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण और व्यक्तिगत निवेशकों, विविधीकरण के लिए व्यक्तिगत निवेशकों को 15% और कृषि उत्पादक कंपनियों को 25% सब्सिडी दे रही है। इस पहल के लिए चिन्हित 7 केंद्रित उत्पाद हैं: मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। प्रश्न यहाँ से अराइज हो सकता है या मेंस के लिहाज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि 2018-20 के बीच बिहार में कारखानों की संख्या में दर्ज वृद्धि कितनी थी? 2018 और 20 के बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है 0.3%, 1.2%, 4.8%, एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 0.3% के बराबर 2018-20 के बीच बिहार में कारखानों की संख्या में वृद्धि दर थी। निम्न में से कौन सा कथन गलत नहीं है? मतलब कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है ना, तो डिकोड करने की कोशिश करना। कभी कभी बीपीएससी जो है आपको घुमाने की भी कोशिश करता है। तो गलत नहीं है का मतलब सही है। कौन सा कथन सही है? बिहार में धार्मिक, स्वास्थ्य, मनोरंजन, जल यात्रा और सांस्कृतिक पर्यटन के विकास की संभावना है। ऑब्वियस पहला हमारा ऑप्शन सही है। विगत वर्षों में राज्य में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% था। तो ये अनुमान लगाने वाला नहीं है, ये आपको एग्जैक्ट डाटा याद रहना चाहिए। सही है वैसे ये ऑप्शन। ठीक है, अगला
अगला हमारा मतलब ऑप्शन है, कथन है, राज्य में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 338 रुपये और महिला श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 224 रुपये है। तो ये ऊपर वाले तीनों ये स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य का वाहनों के निबंधन मतलब रजिस्ट्रेशन कराने में देश में कौन सा स्थान है? तो आपके ऑप्शंस हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं, तीसरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद इसका तीसरा स्थान है बिहार का। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में हवाई क्षेत्र में कितना फीसदी वृद्धि दर रहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हवाई क्षेत्र में वृद्धि दर। आपके ऑप्शंस हैं 54.4%, 33.4%, 31.8%, एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा 54.4% के बराबर। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति सालाना आय कितनी थी? ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति सालाना आय पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 54,300 रुपये, 54,383 रुपये, 55,383 रुपये, मैंने पहले बताया भी है, एक से अधिक और निम्न में से कोई नहीं, 54,383 रुपये। ठीक है, ये मतलब वर्तमान मूल्य पे पूछ रहा है, तो आप इसको कंसीडर करके चलो, वर्तमान मूल्य पर ही पूछ रहा है, नॉर्मल इसमें कुछ दिया नहीं है, तो वर्तमान मूल्य पे पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता वर्तमान में कितनी है? 6,422 मेगावाट, 7,785 मेगावाट, 8,003 मेगावाट, एक से अधिक और निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 7,785 मेगावाट। ठीक है, अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में संस्थागत प्रसव मतलब वैसे प्रसव ऐसे माताएं वहाँ पे जाके जन्म देती हैं किसी हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, या मतलब डॉक्टर की देखरेख में, नर्स के देखरेख में बच्चों को जन्म देती हैं, तो ऐसे संस्थागत प्रसव का दर अब कितना है? यहाँ पे बताया गया है, आपके ऑप्शन हैं 22%, 66.2%, 54.2%, एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका 76.2% के बराबर है। अगला ऑप्शन है, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा कथन गलत है दिए हुए कथन में? दीदी की रसोई कैंटीन का समुदाय संचालन मॉडल है संचालित, जिसका आरंभ जीविका ने जिला और अनुमंडल अस्पतालों में कैंटीन चलाने के लिए किया था। ऑब्वियस ये सही है, तो ये गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य में 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी राज्य की कुल आबादी का 48% है। ये भी स्टेटमेंट सही है। राज्य सरकार 2017-18 में बाल बजट तैयार करना शुरू किया, ये गलत है। बाल बजट 2013-14 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक मतलब स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर किया था, खुद से बना के नोट्स आपके मतलब ग्रुप में, और वहाँ पे बताया था कि बिहार बजट में कौन सी चीज़ें कब, मतलब ग्रीन बजट कब पेश किया गया, महिला बजट कब पेश किया गया, बाल बजट कब पेश किया गया, तो ये ध्यान में रखना। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है गलत है, सही उत्तर होगा आपका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, राज्य में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर से प्रतिबंध लगाया गया। इसका सही उत्तर बताएं। तो इसका आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 2022, 1 जुलाई 2022, 15 अगस्त 2023, एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2022 से। अगला प्रश्न है, बिहार में वन का प्रतिशत कितना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। 5%, 6%, 6.6%, एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। तो ये 6.6% के बराबर है बिहार में वन का प्रतिशत। अगला प्रश्न है, धान के उत्पादकता के मामले में उत्पादकता प्रोडक्टिविटी की बात करी जा रही है, उत्पादन की बात नहीं करी जा रही है। राज्य का सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा रोहतास। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों के मामले में रोहतास धान में अधिक अग्रणी जिला है। अगला प्रश्न है, गेहूं उत्पादकता के मामले में राज्य का प्रमुख जिला कौन सा है? तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे रोहतास, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, प्रोडक्शन के मामले में रोहतास यहाँ पे गेहूं और धान दोनों में आगे है। लीडिंग
आपका जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, बट यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात करी जा रही है तो प्रोडक्शन में धान और गेहूं दोनों में रोहतास आगे है। लेकिन गेहूं की बात करें तो प्रोडक्शन में रोहतास आगे है और प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता में पश्चिम चंपारण आगे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन पढ़ के बता दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट्स याद कर लेना। और यहाँ नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, जिसमें कोई भी PDF मैं सेंड करता हूँ तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। देखिए, धान के बारे में बताया जा रहा है। खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल धान वगैरह आप सब आपको जानते हो। इसमें उत्पादन के लिहाज से अग्रणी जिला देखें तो रोहतास 9.93 लाख टन का उत्पादन करा था पिछले साल। उसके बाद औरंगाबाद है और कैमूर है, जिनका 2021-22 में राज्य के कुल उत्पादन में 28.5% का हिस्सेदारी थी। ठीक है। वहीं उत्पादकता के स्तर पर विचार करें तो रोहतास इसमें भी आगे है, 4396 किलोग्राम, 4396 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है। औरंगाबाद दूसरे स्थान पे, अरवल तीसरा स्थान पे है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। उपज बढ़ाने के लिए श्री विधि, चावल सघनीकरण प्रणाली और जीरो टिलेज विधियों के से अधिक उत्पादन हासिल करने के अलावा धान में सूखा रोगी प्रभेदकों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे धान के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बारे में आपने देखा कि कौन से राज्य के कौन से जिले जो है अग्रणी हैं। वहीं अभी गेहूं की बात कर लें तो बिहार जो है गेहूं प्रोडक्शन में देश का एक प्रमुख हिस्सा मतलब राज्य है। 2021-22 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में प्रमुख जिले रोहतास, कैमूर और पश्चिम चंपारण थे। वहीं यदि मतलब इन तीनों का प्रोडक्शन में, राज्य के कुल प्रोडक्शन में गेहूं का हिस्सेदारी 21% थी। वहीं उत्पादकता के मामले में बात करें तो पश्चिम चंपारण टॉप पे रहा, 4904 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है यहाँ पे उत्पादन हुआ। और खगड़िया दूसरे स्थान पे, बेगूसराय जो है तीसरे स्थान पे रहा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, पेट्रोल डीजल खपत, रसोई गैस और प्रति व्यक्ति लघु बचत के हिसाब से देख लेते हैं। छोटकू फैक्ट्स हैं, बट इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, तो ध्यान में रखना। प्रति व्यक्ति आय की बात करें, पटना प्रथम स्थान पे है, 1,15,239 रुपये जो है इसका प्रति व्यक्ति आय है। बेगूसराय द्वितीय और मुंगेर तृतीय स्थान पे है। शिवहर इसमें सबसे अंतिम स्थान पे है, 18,692 रुपये के हिसाब से इसकी प्रति व्यक्ति आय है। पेट्रोल प्रति हजार व्यक्ति की बात करें तो पटना में सबसे अधिक खपत होता है और बांका में सबसे कम खपत होता है। डीजल की बात करें तो ये भी पटना में सबसे अधिक खपत होता है और शिवहर में सबसे कम खपत होता है। रसोई गैस की बात करें तो पटना में सबसे अधिक खपत होता है, अररिया में सबसे कम खपत होती है रसोई गैस की। प्रति व्यक्ति लघु बचत की बात करें तो पटना में सबसे अधिक है और अररिया में सबसे कम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। यहाँ से भी प्रश्न अराइज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पे अब कुछ और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जानकारियाँ हैं जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता की बात करें तो 2006 और 10 में ये 65.8 था, जो कि 2016-20 में बढ़कर अब 69.5 वर्ष हो गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, बिहार राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव जो है बिहार में काफ़ी बड़ा है। 2005-06 में यह मात्र 22% था, वहीं 2019-21 में बढ़कर यह 66.2% के बराबर हो गया है। मातृ मृत्यु दर की बात करें 2015-17 में ये 165 प्रति लाख जीवित प्रसव में 47 अंक घटकर 2018-20 में 118 लाख प्रति जीवित प्रसव रह गया है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी प्रगति है बिहार की। वहीं संपूर्ण भारत स्तर में ये 25 अंकों की कमी हुई है। 2015-17 में 122 था और 2018-20 में ये 97 लाख प्रति जीवित प्रसव आ गया है। मातृ मृत्यु दर की बात करी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें दोबारा इसमें इनपुट हो गया। ये देख लो, सकल राज्य मूल्यवर्धन का प्रतिशत में क्षेत्र विवरण। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में 2021-22 की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है GVA है, ये 21% के बराबर है। द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1 और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 60.7 के बराबर है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी, तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है यहाँ पे बढ़ी है। ठीक है, और दोनों की बात करें यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी इसमें घटी है। बिहार में भूमि पैटर्न की बात करें तो देख लो यहाँ पे शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है 53.9%। अच्छा, वहाँ पे 5% दिया हुआ था, यहाँ पे 53.9%। किसको सही माना जाए? आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय बिहार सरकार, तो इसी को 53.9% को ही सही माने, क्योंकि ये डाटा में दिया हुआ है। पहले भी कन्फ्यूजन हुआ था इसमें। कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि जो है ये 23.3% के बराबर है, वन 6.6% के बराबर है, और वर्तमान में प्रति भूमि जो है 12.8% के बराबर थी। ठीक है, तो आई होप कि जो चीज़ें भी मैं कन्वे करना चाहता था आप तक आसानी से पहुंच गया। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने अन्य फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना, ताकि इसका लाभ सबको पहुंच सके। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।